नमस्कार। आज हम इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही दर्दनाक पन्ने को खोल रहे हैं, सेल्यूलर जेल। ज्यादातर लोग इसे काला पानी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। हाँ, और हमारे पास एक लेख है जो इसके बारे में काफी गहराई से बताता है क्यों ये इतनी भयानक थी, इसका इतिहास क्या था। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अंडमान निकोबार में ये जो जेल बनी थी, ये सिर्फ एक जेल क्यों नहीं थी। सही कहा। ये एक प्रतीक थी ब्रिटिश राज्य के दमन का, उनकी सोच का कि कैसे विरोध को कुचला जाए। हाँ, तो हम जानेंगे कि क्यों बनी, कैसे बनी, इसकी बनावट कैसी थी और सबसे ज़रूरी वहाँ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैद थे, उन्होंने क्या-क्या सहा। तो सबसे पहले ये है कहाँ? मतलब इसकी लोकेशन क्या है? और ये काला पानी नाम ये क्यों पड़ा? हाँ, तो लेख बताता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वहां स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में। जी। और काला पानी ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जगह भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर थी, बंगाल के खाड़ी के बिल्कुल बीच में। चारों तरफ पानी ही पानी। बस पानी, मतलब वहां से भागने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरह से दुनिया से बिल्कुल कट जाना। उफ, ये तो सजा से भी बदतर लगता है। बिल्कुल। और ये जो अलगाव था ना, ये सिर्फ भौगोलिक नहीं था, ये सोचा समझा था। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी इशारा है, कि इसे बनाने का जो असल विचार आया अंग्रेजों को, वो 1857 के विद्रोह के बाद आया। ओह, 1857 के बाद। जी। उन्हें लगा कि एक ऐसी जगह चाहिए जहां जो सबसे खतरनाक राजनीतिक कैदी हैं, मतलब स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें भेजा जा सके, ताकि वो मुख्य धारा से बिल्कुल कट जाए। एकदम। मकसद बिल्कुल साफ था उन्हें, भारतीय समाज से, उनके लोगों से, परिवारों से, सबसे काट दो। उन्हें ऐसी गुमनामी में डाल दो कि उनकी आवाज किसी तक न पहुंचे और वो दोबारा कोई विद्रोह ना कर सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ कैद करना नहीं था, ये उन्हें इतिहास से, लोगों की यादों से मिटाने की एक कोशिश थी। ये तो वाकई एक बहुत सोची समझी और कह सकते हैं क्रूर रणनीति थी। अच्छा, तो ये तो हुई वजह। इसे बनाने में वक्त कितना लगा और पैसा? बनने में भी काफी समय लगा। काम शुरू हुआ 1896 में। 1896 में? हाँ, और पूरा हुआ 1906 में। मतलब पूरे 10 साल लग गए इस बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। 10 साल? जी। और खर्चा भी उस जमाने के हिसाब से करीब 5,17,000 रुपए आया था। जो तब के लिए तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी रकम थी। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार के लिए ये कितना जरूरी प्रोजेक्ट था। और वो लाल ईंटें, वो भी बाहर से मंगवाई गई थी। हाँ, वो बर्मा से मंगवाई गई थी, जो आज का म्यांमार है। ये भी शायद एक तरह से उनकी पहुंच और ताकत दिखाने का तरीका था। ये तो हुई लागत और समय की बात। अब आते हैं इसके बनावट पर। कहते हैं बड़ी अजीब सी बनावट थी इसकी। हाँ, अजीब और डरावनी। लेख बताता है कि ये एक ऑक्टोपस की तरह थी। 7 शाखाएं थी इसकी, जो एक सेंटर पॉइंट से निकलती थी। 7 शाखाएं, विंग्स की तरह। जी बिल्कुल। और हर शाखा 3 मंजिला ऊंची थी। 3 मंजिला? हाँ, और इन 7 शाखाओं में कुल मिलाकर आप सोचिए 696 कोठरियां थी, सेल्स। 696, लगभग 700 काल कोठरियां, और हर एक में सिर्फ एक कैदी। जी हाँ, हर एक में सिर्फ एक। ये पैमाना ही अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी और भयानक जगह रही होगी। हर कोठरी का साइज भी दिया है, 4.5 मीटर गुणा 2.7 मीटर, करीब 13 फीट गुणा 9 फीट। बहुत छोटी जगह। बहुत छोटी। पूरी सजा वहीं काटनी होती थी। और वो खिड़कियां, सुना है वो भी बड़ी अजीब थी। हाँ, खिड़कियां जमीन से 3 मीटर ऊपर थी, करीब 10 फीट ऊंची। इतनी ऊपर क्यों? शायद थोड़ी रोशनी और हवा आ जाए, लेकिन इतनी ऊंची कि कैदी बाहर तो देख ले पर निकल ना पाए। अच्छा। और जैसा आपने पहले कहा, अगर किसी तरह निकल भी गया तो बाहर तो अथाह समंदर है, कहाँ जाएगा भागकर। हाँ, ये तो बिल्कुल एस्केप प्रूफ प्लान था। एकदम। और इस डिजाइन का एक और हिस्सा था, वो सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर? हाँ, इन 7 विंग्स के बीच में सेंटर में एक ऊंचा टावर था। वहां से गार्ड्स हर विंग पर, हर सेल पर नजर रख सकते थे। ओ, मतलब हर कैदी पर लगातार नजर। हाँ, या कम से कम कैदी को हमेशा ये डर रहता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। इसे पेनॉप्टिकॉन कहते हैं। ये कैदी का हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। और उस टावर पर एक घंटा भी लगा था। जी, एक बड़ा घंटा। लेख कहता है कि वो किसी खतरे या इमरजेंसी के लिए था। पर सोचिए, वो घंटे की आवाज भी कैदियों के मन में कैसा डर पैदा करती होगी। और इसीलिए इसे सेल्यूलर जेल कहते थे, क्योंकि हर कोई अपने अपने सेल में बंद रहता था। बिल्कुल सही। सेलुलर का मतलब ही था पूरी तरह से अलगाव।
कंप्लीट आइसोलेशन। हम और लेख साफ कहता है कि ये उसकी सबसे क्रूर बातों में से एक थी। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं थी। ये मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश थी। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। कैदियों को एक दूसरे से बात करने, मिलने जुलने, किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की सख्त मनाही थी। सोचकर ही डर लगता है, महीनों सालों तक किसी इंसान से बात ना कर पाना। जी, ये अकेलापन, ये खामोशी कैदी को अंदर से खा जाती थी। ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल अकेले हैं, उनका संघर्ष बेकार है। ये उनके इरादे को तोड़ने की रणनीति थी। मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा। बिल्कुल, एक बहुत ही क्रूर उदाहरण। और ये तो हुई मानसिक यातना, शारीरिक जुल्म भी तो होते थे। हाँ, वो भी अपनी चरम सीमा पर थे। लेख में जो जिक्र है वो रोंगटे खड़े कर देता है। स्वतंत्रता सेनानियों से कोल्हू चलवाया जाता था। कोल्हू, जिसे तेल निकालते हैं, वो तो बैल खींचते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इंसानों से खिंचवाया जाता था। उन्हें जानवरों की तरह जोत दिया जाता था, तेल पेरने के लिए। ये तो बहुत ही अपमानजनक और मुश्किल काम रहा होगा। मुश्किल ही नहीं, ये यातना थी। हर कैदी का रोज का कोटा होता था 30 पाउंड, मतलब करीब 14 किलो नारियल या सरसों पेरना। 14 किलो रोज? हाँ, धूप हो, बारिश हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, ये करना ही पड़ता था। और अगर नहीं कर पाए तो फिर बेनेमी से पिटाई होती थी, कोड़े पड़ते थे, भारी लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था, कई कई दिन तक खड़ा रखते थे। उफ। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये इंसान की इज्जत को, उसकी इंसानियत को खत्म करने का तरीका था। इस भयानक जगह पर कौन-कौन से हमारे जाने माने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? लेख में कुछ नाम हैं। हाँ, कई बड़े नाम हैं। नाम सुनकर गर्व भी होता है और तकलीफ भी। जैसे बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ ही जी, वीर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें बाबूराव सावरकर भी कहते थे। गदर पार्टी के बाबा सोहन सिंह भकना, फिर वहाबी आंदोलन से जुड़े मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजले हक खैराबादी जैसे नाम भी हैं। और भी नाम है शायद। हाँ, लेख में और भी नाम है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के भाई एस चंद्र चैटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह कालापानी। डॉक्टर दीवान सिंह, हाँ, उनका नाम सुना है। जी, जिन्हें बाद में जापानियों ने शहीद कर दिया था, अंडमान में ही। फिर बिहार के योगेंद्र शुक्ला, महाराष्ट्र के वामन राव जोशी, गोपाल भाई परमानंद। ये लिस्ट पूरी नहीं है, पर ये नाम बताते हैं कि आज़ादी की लड़ाई कितनी फैली हुई थी और कितने अलग अलग तरह के लोगों ने कितना कुछ सहा। ये जेल तो वाकई उस पीढ़ी के बलिदान की गवाह है। बिल्कुल। अच्छा, तो समय के साथ क्या हुआ इस जगह का? आज ये वैसी ही है? नहीं, समय के साथ काफी कुछ बदला है। आज़ादी के बाद, जैसा लेख में है, जेल की 7 में से 2 विंग्स को गिरा दिया गया। गिरा दिया गया? क्यों? कारण साफ नहीं है। शायद उस बुरे अतीत के कुछ निशान मिटाने की कोशिश हो, या शायद जरूरत नहीं रही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कुछ नहीं मिटाया गया। क्या बचा है? बची हुई 3 विंग्स और वो सेंट्रल टावर, उसे भारत सरकार ने 1969 में राष्ट्रीय स्मारक, मतलब नेशनल मेमोरियल, घोषित कर दिया। नेशनल मेमोरियल, एक ऐसी जगह को जो गुलामी और जुल्म का प्रतीक थी, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाना, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा और गहरा कदम था। इसका मतलब है कि देश ने अपने इतिहास के इस काले पन्ने को भुलाया नहीं, उसे याद रखने का फैसला किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जानें कि आज़ादी कैसे मिली। बिल्कुल, कि क्या कीमत चुकाई गई है। ये जगह अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये उन हजारों सेनानियों के बलिदान, उनकी हिम्मत की कहानी कहती है। ये याद दिलाती है कि आज़ादी को हल्के में ना लें। और आज की क्या स्थिति है? क्या ये सिर्फ एक स्मारक है? नहीं, और यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जगह सिर्फ अतीत को नहीं संजो रही, ये आज की सेवा भी कर रही है। वो कैसे? लेख बताता है कि नेशनल मेमोरियल बनने से भी पहले 1963 में ही इसी कैंपस में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल शुरू हुआ था। अस्पताल? उसी जेल कैंपस में? जी हाँ, और आज वो एक बड़ा 500 बेड वाला अस्पताल है। करीब 40 डॉक्टर हैं वहाँ, जो स्थानीय लोगों का इलाज करते हैं। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। जहाँ कभी लोगों को तोड़ने के लिए लाया जाता था, आज वहाँ जीवन बचाया जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का मतलब वक्त के साथ बदल सकता है, या उसमें नई परतें जुड़ सकती हैं। जेल की दीवारों पर आज भी शहीदों के नाम लिखे हैं। एक म्यूजियम भी है वहाँ। म्यूजियम में क्या है? म्यूजियम में वो चीजें रखी हैं जिनसे कैदियों पर अत्याचार होता था। वो कोल्हू, वो बेड़ियां, वो कोड़े, शायद ये याद दिलाने के लिए कि वो दौर कितना मुश्किल था। कठोर है पर जरूरी भी शायद। हाँ, और लेख में ये भी है कि 10 मार्च 2006 को इस जेल के बनने का 100 साल का समारोह भी मनाया गया था, उन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा, चलते चलते क्या ये जानकारी है कि अगर कोई वहां जाना चाहे तो कब जा सकता है?
हाँ, ये प्रैक्टिकल जानकारी भी दी है। जेल और म्यूजियम सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 तक और फिर दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:45 तक खुले रहते हैं। नेशनल हॉलीडेज को छोड़कर। जी, राष्ट्रीय छुट्टियों पर बंद रहता है। और एंट्री फीस भी काफी कम है, सिर्फ 30 रुपए। ठीक है, तो ये जानकारी उन लोगों के काम आ सकती है जो अंडमान जाएं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को समेटे तो सेलुलर जेल या काला पानी ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश राज की उस सोच का प्रतीक है जो हर विरोध को कुचलना चाहती थी, और साथ ही ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हौसले, उनकी हिम्मत और उनके बलिदान की कहानी भी है। सही कहा। हर ईंट, हर दीवार गवाह है उस जुल्म की भी और उस संघर्ष की भी। और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि एक जगह जो कभी इतनी यातना, इतने दुख, इतने अकेलेपन का केंद्र थी, आज वही जगह एक नेशनल मेमोरियल है, हमें इतिहास याद दिलाती है, और उसी जगह एक अस्पताल लोगों की जान बचा रहा है। ये बदलाव, इस बदलाव से हम इतिहास को याद रखने और उसे सीखने के बारे में क्या समझ सकते हैं? कैसे एक जगह का मतलब बदल जाता है पर उसका अतीत हमेशा उसका हिस्सा रहता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हम अपने इतिहास की मुश्किल विरासतों का सामना करते हैं और शायद उन्हीं से कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल।